Hello and welcome. Good morning everyone. This is Nikhilesh sir. Here now we are with the next topic of application of derivative. तो इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने शायद से डेरिवेटिव का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हमारा कवर हो गया था और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हमने स्टार्टिंग पार्ट जो था उसका, ठीक है, जो डेरिवेशंस था, ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ये सब बातें मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको अच्छी से वहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया था, ठीक है। तो आज का जो हम क्लास है हम यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है नथिंग बट द अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अप्रोक्सीमेशन, या आप बोल सकते हैं यदि आपको कोई वैल्यू दिया है तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप किस तरीके से निकाल पाओगे बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये आज हम हमारे क्लास में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो अब इस केस में आपको कई टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या मीन्स इस टॉपिक के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है विद मिनिमम टाइम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे यहाँ पे। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जांपल ये है कि आपको सपोज पूछा कि भाई रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 बताओ, तो आप इजीली उसको बता पाओगे कि क्या है इसका क्यूब रूट ऑफ 27, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है ना, ठीक है। 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का क्यूब रूट है। इट इज़ क्वाइट इजी, आप इजीली बता पाओगे। यदि मैं बोलो भाई आपका स्क्वायर बताओ 4 का स्क्वायर रूट, आप इजीली बता पाओगे कि सर इसका तो आंसर 2 आता है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे प्लस माइनस आता है इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस साइन, उसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। लेकिन यही यदि मैं ये 27 ना रखते हुए मैं यहाँ पे बोलूँ कि 27 पॉइंट बाई का ही कुछ 02 है, 027 है या 4.5 है, लाइक दैट, ठीक है ना। यदि इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उनकी यदि आपको वैल्यूज फाइंड करने को बोलते हैं, ठीक है ना, तो अब इस केस में इनके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव में एक पैटर्न है, एक मेथड है जिसको हम कहते हैं कि मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है ना, जहाँ पे हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। तो अब देखेंगे एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं पहला वाला यही लेता हूँ कि भाई क्यूब रूट ऑफ 27 का हम वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या होता है, आपके पास एक फॉर्मूला दिया है डेरिवेटिव का, ठीक है ना। हमने हमारे डेरिवेटिव में एक देखा था कि भाई डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सबने पढ़ा था, मैंने उसका डेरिवेशन भी मेरे प्रीवियस वीडियोज में अच्छे से बताया। क्या था डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वो क्या कहता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ, ठीक है ना, x बोलो या h बोलो, h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। ये था हमारा ये फॉर्मूला। आप देखो प्रीवियस वीडियोस देखो हमारे, उसमें आपको दिखेगा कि ये जो फॉर्मूला है हमने डिराइव किया था काय के लिए, फॉर डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। आई बात ध्यान में, हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो अब इसी एग्जांपल को मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। देखो कि यदि ये f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27.027, ठीक है ना, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27.027, फाइंड f डैश ऑफ x। क्या बोलेगा भाई ये, फाइंड f डैश ऑफ x, या फाइंड सॉरी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द APPROX अप्रोक्स वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है, या गिवन नंबर का हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला अवेलेबल करवा के दिया है। वो फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अभी हमने इस हमारे क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले में किस तरीके से बिठाना है ये हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से एक बार अच्छे से नोट कर लो, हम देखते हैं यहाँ पे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। लेट सॉल्यूशन में, ये आपका सॉल्यूशन है, मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड में जितना स्टेप आप क्लियरली मेंशन करोगे उतना ही आपका स्कोरिंग अच्छा होगा, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है भाई। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखता हूँ, कैसा, ये क्यूब रूट है। अब ये जो है ना मैं इसको x कंसिडर करता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको किस तरीके से करना है। ये जो भी आपको टर्म दिया होगा, जो भी टर्म का आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, उस टर्म को आपको एज ए होल x कंसिडर करना है। आई बात ध्यान में, एज ए होल x कंसिडर करना है, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता x टू द पावर 1/3, आई बात ध्यान में,
क्यों? ये जो वैल्यू था ये कांस्टेंट है ना, नंबर यहाँ पे x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वैल्यू कांस्टेंट है। तो भाई f ऑफ x, इसका मतलब क्या कि मुझे दिए हुए क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो अंदर वाला टर्म था उसको मैंने एज अ होल कंप्लीटली x कंसिडर किया है। ओके देखो, और लिखते समय मैं थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखा, क्यूब रूट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बन गया भाई मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लगे हाथ इसका नेक्स्ट स्टेप भी कर दो, मैं इसको लिखता f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x। अब बोलो f डैश ऑफ x, इसका f डैश निकालोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1। ओके, ये बन जाएगा भाई 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई बोलो, -2/3। 1 - 3 1 × 3, 1 - 3 -2 डिवाइडेड बाई 3। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। किसका आंसर निकल गया, ये मेरा f डैश ऑफ x निकल गया। आई बात ध्यान में? ओके हाँ, अब देखो यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है। अब यहाँ पे आपको ये जो x है ना, x उसको स्प्लिट करना है, उसको ब्रेक करना है दो फॉर्मेट्स में। ठीक है ना, दो नंबर में ब्रेक करना है। तो लेट x को ब्रेक करना है हमें a प्लस h के फॉर्म में। किस फॉर्म में ब्रेक करना है, a प्लस h के फॉर्म में। अब देखो ये जो मैंने बता रहा है ये पैटर्न, ये सभी अप्रोक्सीमेट के सभी क्वेश्चंस के लिए पैटर्न लागू होगा। ठीक है ना, तो आपको उसको अच्छे से ध्यान में देखना है कि क्या कि ये जो x होता है ना उसको दो टर्म में स्प्लिट करना है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना दो टर्म ऐसे होंगे जिसमें से ये जो आपका a है ना, ये आपका ये परफेक्ट नंबर रहेगा। परफेक्ट नंबर यानी कैसा, यदि क्यूब रूट है तो ऐसा नंबर जो कि एक परफेक्ट क्यूब हो। आई बात ध्यान में? यदि ये स्क्वायर रूट है तो ऐसा नंबर रहेगा जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। यदि ये फोर्थ रूट है तो ये मेरा ऐसा ही नंबर रहेगा जो कि परफेक्ट फोर्थ रूट हो। आ रही बात ध्यान में मैं क्या बता रहा? और आपको क्वेश्चन भी पूछेंगे ना, क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के पूछेंगे, क्वेश्चन इसी टाइप के पूछेंगे। ठीक है ना, हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आई बात ध्यान में? ठीक है, मैंने क्या बोला, x को ब्रेक करना है a प्लस h में, जहाँ पे a मेरा एक होल नंबर होना चाहिए और h मेरा एक स्मॉल इंक्रीमेंट है। ओके, तो देखो ये जो मेरा x है, इस केस में x को मेरा 27.027। यदि मुझे इसको ब्रेक करना है दो फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगा भाई, मेरा a क्या हो जाएगा, a बन जाएगा मेरा 27 प्लस h बन जाएगा मेरा भाई 0.027। देखो अच्छे से उसको, मैंने मेरे x को a प्लस h के फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकता क्या, देख लो अच्छे से। ठीक है, स्प्लिट किया मैंने, नथिंग, बहुत कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं किया, बड़ा सिंपल किया। अब आपको पता चल गया कि भाई आपका a कौन है, 27 है, आपका h कौन है, 0.027 है। ओके, आई बात ध्यान में? हाँ, फिर अब हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा वाला, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। ओके हाँ, अब देखो देयरफॉर ये x को मैं कैसे लिख सकता, f ऑफ a प्लस h, सही बात है, f ऑफ x, f ऑफ a प्लस h। ओके, इक्वल, आई बात ध्यान में, इक्वल टू, ठीक है ना। अब इसको मुझे लिखना है नए फॉर्मूले में। नए फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो मेरा जो मेरे पास मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है उसको यूज़ करके मैं मेरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता था कि भाई जो dy बाई डी एक्स बोलो या f डैश ऑफ x बोलो, ये क्या होता है, f ऑफ, ठीक है ना, a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई h। आई बात ध्यान में? यदि मैं इसी को सॉल्व करने जाऊँ, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा भाई h इंटू एफ डैश ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। आ रही बात ध्यान में? ओके, अब मैं क्या करना है, इसको इस साइड लेके आऊँगा, तो देयरफॉर ये माइनस तो प्लस बन जाएगा। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ x, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, ये मेरा नया फॉर्मूला है टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन टर्म। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, किसको लिखा मैंने, a प्लस h, मैंने मेरे x को a प्लस h के फॉर्म में लिखा। f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। ओके हाँ, अब यहाँ पे देखो 27 है, 27 है, कहाँ पे 27 डालना है, इस x की जगह क्या डालना है मुझे, 27 डालना है, f ऑफ a। ठीक है ना, अब देखो इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a, एफ डैश ऑफ x बोल सकते हैं। ओके, x बोलो या यहाँ पे हमने चाहे a यूज़ किया इस्तेमाल, तो हम यहाँ पे a ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना,
यहाँ पे x नहीं है तो हमने यहाँ पे a यूज़ करना है। ओके, अब थोड़े से फॉर्मूलेस कैसे अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रखें। आई बात ध्यान में? तो चलो अब इस केस में f ऑफ x रखा था, f ऑफ a क्या बन जाएगा, x की जगह a रखना, a कौन है 27 टू द पावर 1/3 या क्यूब रूट लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्लस h आपका क्या है 0.027 h है, f डैश ऑफ a आपका क्या है, f डैश ऑफ a देखो भाई f डैश ऑफ x था, x की जगह पे मुझे क्या करना है, मुझे मेरा a सब्स्टिट्यूट करना है, तो भाई ये क्या बन जाएगा इंटू 1/3 27 टू द पावर -2/3। आई बात ध्यान दें। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है कि भाई मैं इसका वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करूँ, ठीक है ना। आपके पास आपके क्वेश्चन में इनके वैल्यूज ऑलरेडी दिए रहेंगे। आई बात ध्यान में, इनके वैल्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास दिए ही रहेंगे, ध्यान में रखना। ओके, हाँ, यदि डायरेक्टली निकलता है इसका हम सॉल्व कर सकते हैं तो वैल्यू की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस में कैसा होता है कि हमारे पास इसका आंसर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है या नहीं निकाल पाते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, या क्वेश्चन में इसका डायरेक्टली वैल्यू दिया होता है, वो वैल्यू उठा के यहाँ पे हमें पुट करना होता है, बस बाकी कुछ नहीं। ओके, तो चलो आप मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ 27 क्या बन जाएगा जी, 3 बन जाएगा। कितना बनेगा, 3 बनेगा, प्लस ये 0.027 इंटू 1/3 इसको मैं कैंसिल कर सकता ना, 3 1 जा 3 कितना था 0.0039 जा 27। ओके, हाँ, तो ये बन गया भाई 0.009। ओके, अब मुझे 27 टू द पावर -2/3 को अच्छी से लिखना है, 27 टू द पावर -3/2/3 को अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करना है। तो बोलो किस तरीके से लिखूंगा। मैंने मेरे बेसिक क्लास में बताया था, जब कभी भी पावर में नेगेटिव साइन होता है तो वो टर्म एक्चुअली कहाँ का होता है, डिनोमिनेटर का होता है। तो मैं सबसे पहले इसको लिख लेता भाई 1/27। ओके, 1/27 और इसका पावर मैं एज इट इज रखता। पावर क्या है मेरे पास, 2/3 मेरे पास पावर है मेरा। ओके, अब देखो 27 का पावर जो 2/3 उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे सेपरेटली इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो 27 टू द पावर 2/3। ओके, तो ये देखो इस केस में क्या होने जा रहा है, 27 का स्क्वायर उसका क्यूब। मैं इसको ऐसे लिखता, देखो 27 1/3 होल का स्क्वायर, लॉज ऑफ इंडसेस। अभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा, ठीक है ना। 27 फिर से 1/3 यानी क्यूब कौन आ गया, 27 का क्यूब कौन है भाई 3 है। अब ये 3 का स्क्वायर कौन बन जाएगा 9। आई बात ध्यान में, तो बस वही आएगा यहाँ पे आंसर। ये बन गया भाई 3 + 0.009 इंटू इसका आंसर 1/9 हमने निकाला है, देख लो। ओके, तो भाई ये 9 कट गया, इसके साथ 0.001। यदि मैं जब उसको ऐड करूँ तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा 3.001। किसका आंसर निकल गया ये मेरे पास, ये मुझे निकला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27.027 का वैल्यू कितना निकला 3.001। ध्यान से देखो उसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल है। ओके, हाँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन घर पे फिर से प्रैक्टिस करना है। सो ये हमारा नया क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया है कि भाई फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ओके, इसको हमें फाइंड करना है, जहाँ पे 1 डिग्री का वैल्यू दिया है 0.0175 रेडियन और cos 30 डिग्री का वैल्यू दिया है हमारे पास ये 8660, ठीक है ना। अब मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि जब भी आप अप्रोक्सीमेट के क्वेश्चंस को चाहते हैं तो दिए हुए नंबर को देखने के बाद इसका अप्रोक्सीमेट निकालना है। नंबर को देखने के बाद आपको इजीली दिमाग में आता है कि भाई इसके पास वाला एक होल नंबर मेरे पास अवेलेबल है, कौन सा 29 डिग्री 30 सेकंड को आप कैसा लिख सकते हैं, 30 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 30 डिग्री माइनस दैट मच ऑफ मिनट्स। ओके, उसी हम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन दिया फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ये चीज़। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट f ऑफ x। अभी देखो इनिशियली मैं यहाँ पे x नहीं लिख रहा, बाद में मैं उसको x करता। सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 29 डिग्री एंड 30 सेकेंड। ओके, ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा मेरा x है, इसीलिए अब मैं इसको लिखता इक्वल टू कॉस x।
आई बात ध्यान में, ठीक है। पहले मैंने डायरेक्टली एक्स नहीं लिखा, ठीक है। अब मैंने लिखा इसका आंसर कितना है जी, कॉस एक्स इसका आंसर है। ओके फाइन। हाँ, उसके बाद सबको मालूम है सेकंड स्टेप, बिल्कुल स्टेप वाइज जाना है, इसमें कुछ भी नया हमें इसमें कुछ करना नहीं है। एफ ऑफ एक्स निकल गया, एफ डैश ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स लिखो, सेकंड स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, थर्ड स्टेप एक्स को स्प्लिट करो, बहुत सिंपल। अब मैंने क्या करना है, मेरे एक्स को स्प्लिट करना है। एक्स क्या था मेरा, एक्स इज इक्वल्स टू 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब मुझे इसको ब्रेक करना है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर एक्स इज स्प्लिटेड इनटू a प्लस एच इज इक्वल्स टू इसका 5 वाला राउंड अप नंबर जिसका वैल्यू मुझे मालूम है 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस कितना सेकंड, सेकंड बोलो, मिनट, कितना मिनट, 30। ये 29 डिग्री 30 मिनट्स मतलब क्या है, 29.5 डिग्री, 29.5, ओके ना। उसको मैं कैसे लिख सकता, 30 माइनस हाफ, 30 माइनस हाफ। आई बात ध्यान में नहीं आई, ओके। हाँ, अब मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया है, फाइन। तो अब उसके बाद फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा, बोलो जल्दी से। हमारे पास फॉर्मूला है देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। आई बात ध्यान में, ये मेरा अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है। देयरफॉर अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ए डालना है। एक्स क्या था, कॉस एक्स, कॉस की जगह डालूंगा ए कौन है मेरा 30, ए कौन है 30 डिग्री, एच कौन है ये कॉस 30, ये बन गया भाई कॉस 30 डिग्री प्लस एच, एच कौन है मेरा 30 मिनट। एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है ए, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, सो माइनस साइन ए माइनस साइन 30 डिग्री, ये माइनस ऑफ साइन 30। आई बात ध्यान में, देख लो अच्छी से मैंने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो, उसके बाद एक्स की जगह पे ए डालो, एक्स की जगह पे ए डालो, ओके। एफ ऑफ ए निकलेगा, एफ डैश ऑफ ए निकलेगा, दोनों निकल जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो मेरे पास कॉस 30 का आंसर है ना, है कि नहीं, कॉस 30 है, कितना दिया है 0.8660 दिया है, 0.8660 मेरे पास डायरेक्टली दिया है, ये प्लस। अब 30 मिनट की बात आ रही है, 30 मिनट का मेरे पास कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो हमारा होता है रेडियंट और डिग्री वाला जो पैटर्न होता है, ठीक है ना, क्लॉक में, उस केस में हमने देखा था कि 30 मिनट्स नथिंग बट हाफ डिग्री, उस केस में हमने देखा था 30 मिनट नथिंग बट हाफ डिग्री। तो मैं 30 मिनट्स को लिखता हूँ 1/2 डिग्री, आएगा ध्यान में, 1 डिग्री बाय 2 हाफ डिग्री। और ये माइनस ऑफ साइन 30 सबको मालूम है, ठीक है ना, ये माइनस मल्टीपल है, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन 30 का आंसर सबको मालूम है कितना है जी 1/2। अब देखो ये 0.8660 माइनस 1 डिग्री, 1 डिग्री यानी कितना 0.0175 होल डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करो 2 का क्या बन जाएगा भाई 4, इसको ऊपर ही ऊपर काट दो, 4 1 जा 0.0, 4 8 0, 4 4 जा 16, एक कैरी 17 का 15, 4 कितना था 4 3 जा 12, बचा कितना 3 बचा फिर से, ठीक है ना 30, या फिर इसको ऐसा मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी चलेगा, ठीक है ना, कौन सा भी पैटर्न चलता है उसको, ओके। हाँ, तो क्या बन जाएगा देखो उसको फिर से 30 बचा, 4 का 30, 4 7 जा, ठीक है 28 के बाद फिर 20, 4 5 जा 20, तो ये उसका आंसर निकला। तो अब ये हो जाएगा 0.8660 माइनस 0.004375। यदि मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो इसका जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वो आप अभी इसको सॉल्व करो, कितना निकलता है, दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। 0.8660 1 2 3 और इधर में 0.004375, ओके। ये 10 - 5 5, 9 - 7 2, यहाँ पे फिर 9 - 3 6, यहाँ पे 5 - 4 1, 6 - 0 6, और ये निकल के आ गया आपका 861625, इसका आंसर निकलेगा
0.861625, ठीक है ना। ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है किसके लिए, फॉर द वैल्यू कॉस ऑफ 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है ना। चलो उसको अच्छे से देख लो एक बार क्या करना है, और स्टेप बिल्कुल ध्यान में रखना है, गलत नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स, सेकंड स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स, थर्ड स्टेप एक्स को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, ए और एच में, और नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है वहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करके इसके आंसर्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी आपको दिक्कत जाएंगी क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आंसर्स आते हैं, तो थोड़ा सा आराम से संभल के करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो गाइस ये हमारा नया क्वेश्चन है जहाँ पे हमने फाइंड करना है हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसका, log 4.04 टू द बेस ई का, जहाँ पे हमारे पास log 4 टू द बेस 10 का वैल्यू दिया है 0.6021 एंड log e टू द बेस 10 का भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0.4343, ओके। अभी हमें इस वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करने के बिल्कुल सिंपल से 5 से 6 स्टेप्स बताया था, ठीक है ना। देखो जब कभी भी आपको अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है उस केस में आपको सबसे पहले लेट करना होता है, ठीक है ना, क्या कि एफ ऑफ जो एक्स है दैट आपका जो क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना होता है log ऑफ 4.04 टू द बेस ई, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फंक्शन किसका, एक्स के ऊपर डिपेंड है, ये फंक्शन कौन सा लॉगरिथमिक है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू प्लेस्ड है, तो मुझे इस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्लेस करना है मेरे एक्स के साथ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इसके आगे फिर से एक टर्म लिख देता हूँ, दैट इज log e टू द बेस एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log x टू द बेस ई। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, एक बार ध्यान में। अब मेरा सेकंड स्टेप होना चाहिए, मुझे जो भी मेरा एफ ऑफ एक्स निकला है उसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स। अब सभी को मालूम है ddx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है, जी हाँ, ये बन गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो x होता है, x मतलब हमारा ये नंबर, इसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है। तो ये हमारे पास x हमारा कौन है, यहाँ पे 4.04 है। अभी मुझे x को काय में स्प्लिट करना है, a प्लस एच में स्प्लिट करना है, बात ध्यान में, a प्लस एच में। तो इसको दो पार्ट में कैसे स्प्लिट कर सकता, मैंने कहा था कि एक पार्ट मेरा वेल नोन पार्ट, होल नंबर होना चाहिए, अ कंप्लीट नंबर, दैट इज 4, और इसको मैं लिख सकता 0.04, ओके। सो दिस इज माई वॉट a, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया a, और ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका h। मैं ध्यान में, हमेशा ध्यान में रखना, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, या आपका थर्ड स्टेप, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या हो सकता है, यहाँ पे बहुत से लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे आप एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो काय का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए वाला, या तो स्ट्रेट वे एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए फाइंड कर लो, बाद में फॉर्मूला डालो, ठीक है, वो भी चलेगा। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा, ए कौन है 4, और बेस में कौन हमारे पास e, एक बात ध्यान में, ठीक है, हाँ, ओके, नेक्स्ट, ओके, ये एक बात बन गई। अब सेकंड मुझे क्या फाइंड करना है, देयरफॉर एफ डैश ऑफ ए नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स 1/x, दैट इज 1/a, कौन है मेरा, फिर से 4 है, 1/4 बन गया। आई बात सबके ध्यान में, हाँ। अब बात क्या हो रही है, देखो आपके पास log 4 का वैल्यू अवेलेबल है क्या, log 4 टू द बेस ई का वैल्यू अवेलेबल है क्या, नहीं है अवेलेबल, ठीक है ना। तो मुझे ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ सपोर्टिव वैल्यू दिया है, क्या दिया है, log 4 टू द बेस 10 दिया है, बात ध्यान में। तो मैं क्या करता, देख लो अच्छे से, देखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस log 4 टू द बेस ई को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे लिखता, देखो, टेकिंग log टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड, देखो यहाँ पे कैसा, ऊपर नीचे दोनों इसमें, log 4 अपॉन log e, लॉज ऑफ इंडाइसिस, log a टू द बेस c, log a अपॉन log a टू द बेस b वाला पैटर्न, log a अपॉन log b, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को थ्रू आउट log 10 टू द बेस e से डिवाइड करूँगा, ओके। क्या करूँगा, ये ध्यान में रखो यहाँ पे,
ठीक है। क्या करना है मुझे, इस इक्वेशन को डिवाइड करना है log 10 से, NR और DR। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुझे क्या करना है, log 10 से डिवाइड करना है। तो देखो ये कैसे हो सकता है, ठीक है। डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, मैं आगे लिख रहा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका log 4 अपॉन log 10 होल डिवाइडेड बाय log E अपॉन log 10। सी log 10 कैंसिल, log 4 अपॉन log E एज इट इज। ओके, यहाँ पे फिर से मैं लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज यूज़ करूँगा, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग यूज़ करूँगा। ये जो मैंने इसको ऐसे लिखा था ना, अभी मुझे इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो उसको यदि मैं बैक साइड में लिखूँ तो क्या बन जाएगा, बोलो, log 4 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log E टू द बेस 10। एक बात ध्यान में, मैं देखो इस दोनों को कैसे लिख पाया, आई बात ध्यान में। हाँ, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने फिलहाल आपको एक्सप्लेन करके बताया वहाँ पे। देखो दोनों वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल है अवेलेबल, ठीक है। बड़ा सिंपल बन गया, दोनों वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक। हाँ, तो अभी ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, ये मेरा सेकंड स्टेप है, ये मेरा थर्ड स्टेप है, ये मेरा फोर्थ स्टेप है, ये मेरा फिफ्थ स्टेप है, अभी मेरा आएगा सिक्स्थ स्टेप, जहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है, क्या का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला। वो क्या होता है, देयरफॉर f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। आई बात ध्यान में, ठीक है। तो इसका आंसर बोलो क्या हो सकता है, बोलो अच्छे से। f ऑफ a कितना, ये लिखना है क्या, नहीं लिखना है, वो लिखना है। मैं यहाँ पे लिख लूँगा log 4 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log e टू द बेस 10, ओके। प्लस h कितना है मेरे पास, 0.04 है, h 0.04 इंटू f डैश ऑफ ए कितना, 1/4। मेरी बात सबके ध्यान में। अब यहाँ से तो डायरेक्टली कट हो जाएगा, 4 1 जा 0.01। रही बात इनकी वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके वैल्यूज़ में भी सब्स्टिट्यूट करता, आगे में लिखो, यहाँ पे लिखो, कोई भी चलेगा। इनकी वैल्यूज़ देखो क्या है, 0.6021 होल डिवाइडेड बाय 0.4343, ओके, प्लस 0.01, समझे, ठीक है। ये बात अभी यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, डायरेक्टली डिवाइड करो, ठीक है ना, और उसका आंसर जो है फाइनली फाइंड आउट करो, ओके। और कब उसे डिक्रीजिंग कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक का नाम ही है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, आपके एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का, ठीक है। तो कब कहेंगे कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, यदि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया है, दैट इज f ऑफ x, आपके पास एक फंक्शन दिया है, कुछ भी एक वैल्यू हो सकता है पर्टिकुलरली, ठीक है ना, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि मुझे इस f ऑफ x का f डैश ऑफ x निकाल रहे हो, ठीक है ना, और इसका यदि वैल्यू, इसका f डैश ऑफ x का वैल्यू यदि ग्रेटर दैन 0 है, क्या बोला मैंने, f डैश ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, क्या के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए f डैश ऑफ x का वैल्यू यदि ग्रेटर दैन 0 है, नथिंग बट पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम इस फंक्शन को कहेंगे क्या, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि आप करते बोले तो एक सिंपल से मैं बता रहा एकदम छोटे कंसेप्ट में, तो ये आपका ये इस तरीके का इंक्रीजिंग फंक्शन होते जाएंगे, ठीक है ना। एक कर्व बोलो, नथिंग बट हमने हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था कि f ऑफ x नथिंग बट हमने इक्वेशन ऑफ एक जनरल कर्व लिया था, ठीक है ना। यदि हम जब कभी भी हम f ऑफ x या गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और वो वैल्यू यदि हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नथिंग पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है सभी काय के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि मेरा ये f ऑफ x था, ठीक है, ये मेरा नया सपोज f डैश ऑफ x बन गया लाइक दैट, ठीक है, ये बन गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। उसी तरीके से यदि मेरा f डैश ऑफ x का वैल्यू इज लेस दैन 0 आ, क्या के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है ना। यदि मेरा f डैश ऑफ x का वैल्यू लेस दैन 0 आ रहा है, नथिंग बट नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे कौन सा फंक्शन, डिक्रीजिंग। कौन सा फंक्शन कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन,
ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो हम इसके 1-2 क्वेश्चंस लेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बता रहा सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछ सकता है ये आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके फिर जो हमने अप्रोक्सीमेशन निकाला वो, या तो एलिमिटी और रूल्स। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, इन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपके बोर्ड में 2 मार्क का एक क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। पहला वाला भी बड़ा सिंपल था, मैंने आपको बताया था कि कैसे 5 या 6 स्टेप में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसको भी बता रहा मैं 2 या 3 स्टेप में बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो एक बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएट करने के बाद x की कोई भी वैल्यू के लिए उसका आंसर यदि नेगेटिव आ रहा है तो वो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, और f डैश ऑफ x की किसी भी वैल्यू के लिए यदि ग्रेटर दैन 0 आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो बन जाएगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। तो उसको ध्यान में रखना है। उसी को पकड़ते हुए हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है हमारे पास, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास दिया है यहाँ पे, वो दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ध्यान में रखना ये हमारा एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमें फाइंड करना है या चेक करना है कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कुछ नहीं करना, दिए हुए फंक्शन को जस्ट एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। तो मेरा सॉल्यूशन कैसे होगा देख लो, ठीक है। एज इट इज़ लिख लो सबसे पहले, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो गिवन है वो, मैं थोड़ा सा लेंथी स्टेप्स में जा रहा है, इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए लेंथी स्टेप में जा रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 1, आपको स्टेटमेंट डालना है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग इसको अबाउट इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू कौन, एक्स ऑन बोथ साइड। इसका मतलब क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स डायरेक्टली इक्वल्स टू इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना। डिफ्रेंशिएशन है एक सिंगल फंक्शन से, टर्म से, और सबके बीच में प्लस माइनस वाला साइन है, तो कौन सा रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का सम एंड डिफरेंस रूल लगेगा। तो यहाँ पे एक साथ हम सम एंड डिफरेंस रूल लगाएंगे। तो देखो यदि आपको डायरेक्ट निकालना डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा लिखो डी डी एक्स ऑफ x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 100, ओके। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो रहेगा 3x², ये रहेगा 6x, ये रहेगा 3, ये रहेगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, सॉरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा 0, ठीक है। ये बन गया मेरा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। देखो यहाँ से मेरा 3 कॉमन निकल सकता है, दिन इसमें से 3 कॉमन निकालूँ तो 3 कॉमन निकल के बन गया x² माइनस 2x प्लस 1। आई बात ध्यान में, इसको देखो ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है, क्या का फॉर्मूला है, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x² माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू b प्लस b², ठीक है। अब मुझे बोलो इसका वैल्यू x का, यदि मैं कोई भी वैल्यू x का कौन सा भी वैल्यू लूँ, मीन्स फॉर x बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर, ये जो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कोई भी टर्म का, ये कंप्लीट टर्म का यदि स्क्वायर है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वेदर ये वाला नंबर नेगेटिव आ गया तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आना है, ये नंबर पॉजिटिव आ गया तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आना है, ठीक है ना। यदि इसका भी आंसर पॉजिटिव है और ये भी ऑलरेडी 3 हमारा पॉजिटिव है, तो इसका जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, आंसर क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर यहाँ पर लिख लेना है, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 फॉर क्या, एनी वैल्यूज ऑफ एक्स या फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर या एनी रियल नंबर, ठीक है। हैंस क्या बोलोगे, बोलो कैसा फंक्शन है फिर, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बात ध्यान में, हाँ, उसको एक बार अच्छी से देख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास एक फंक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है
किसी x की गिवन वैल्यू के लिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव रहेगा f डैश ऑफ x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम देखो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन में एज इट इज लिख दो, मैं फिलहाल नहीं लिख रहा, डायरेक्टली इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा। ठीक है ना। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हमारा फर्स्ट पैटर्न होता है कि हम दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसका आंसर निकल के आएगा 3x² प्लस 12⁻²4x, ये प्लस 36 और ये प्लस 0। यदि मैं उसको अच्छे से सॉल्व करें तो यहाँ से देखो 3 कॉमन निकल सकता है, बच के रहेगा मेरे पास x² प्लस 8x प्लस ये बन जाएगा 12। ओके हाँ, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ए एफ डैश ऑफ एक्स। फिर से देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मैं इसके फिर से फैक्टर निकाल सकता हूँ। तो x इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, ठीक है ना। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 12, उनका एडिशन 8 आना चाहिए। तो बोलो ऐसे कौन से 2 नंबर है, 6 और 2। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा भाई x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। इसके यदि मैं फैक्टर निकालने जाऊँ तो 3, ये बन जाएगा x यहाँ से कॉमन, ये बन जाएगा x प्लस 6, ये भी x प्लस 6, ये बन जाएगा प्लस 2। तो जो फैक्टर निकल के आएंगे ये बन जाएंगे थ्राइस ऑफ, ये फर्स्ट फैक्टर रहेगा मेरा x प्लस 2, सेकेंड फैक्टर रहेगा मेरा x प्लस 6। ओके, तो ये मेरे क्या है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 एफ डैश ऑफ x निकल गया। ओके, इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब क्या बोला है कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब क्या कि भाई एफ डैश ऑफ x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। दैट इज़ क्या कि भैया ये 3, ये बन जाएगा आपका x प्लस 2, ये बन जाएगा आपका x प्लस 6। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। आई बात ध्यान में। इसका मतलब क्या कि भाई x प्लस 2 और x प्लस 6 इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है। यदि मैं काय के लिए, लेकिन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x के सभी रियल वैल्यूज के लिए, फिर वो नेगेटिव भी आ सकते हो, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डालूँ तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि पॉजिटिव प्लस है एडिशन में, तो ऑब्वियसली इसके नंबर पूरे के पूरे पॉजिटिव में आएंगे, अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर्स डालूँ, ठीक है ना, तो हो सकता है कि किसी कंडीशन में यहाँ पे नेगेटिव टर्म आए, ठीक है ना, नेगेटिव टर्म आए। यदि ये वाला इन दोनों में से यदि कोई भी एक नेगेटिव होता है, इन दोनों, ये तो भाई पॉजिटिव, इसका तो कंसेप्ट ही निकल गया, इसलिए मैंने यहाँ से वो 3 को उड़ा दिया। ये तो पॉजिटिव, इसके कंसेप्ट, इसका तो कोई झंझट ही नहीं है। हमें देखना है कि ये, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे वेरिएबल है, ये वैल्यू चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो भाई बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर तो 0 ही आना है, सॉरी ग्रेटर दैन 0 ही आना है। लेकिन यदि इन दोनों में से एक भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इंटू, और ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमारा ये सेटिस्फाई करेंगे क्या कंडीशन, नहीं करेगा, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। तो इसके लिए क्या है, तो इसके बाद हमारे 2 कंडीशंस निकल के आते हैं। क्या कंडीशन निकल के आते हैं, ये वाला जो टर्म है, ये जो दिख रहा है ना अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये वाला टर्म ग्रेटर दैन 0 कब हो सकता है। इसके 2 केसेस है। पहला केस ये रहेगा यदि दोनों के दोनों, ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव और ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव, यदि दोनों के दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव है तो क्या होगा, आंसर क्या निकल के आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। सेकंड केस क्या है, यदि ये दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं तो भी आंसर क्या निकल के आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन इन दोनों में से यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो आंसर क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, दोनों आंसर एक तो पॉजिटिव, दोनों आंसर एक तो नेगेटिव। इसका मतलब क्या, फर्स्ट केस कि x प्लस 2 इज ग्रेटर दैन 0 एंड ऑल्सो x प्लस 6 ग्रेटर दैन 0, ये फर्स्ट केस। आई बात ध्यान में। इसका मतलब क्या कि भाई x जो है दैट इज ग्रेटर दैन -2 एंड x जो है ग्रेटर दैन -6, फर्स्ट केस के अंदर निकल के आ गया, ठीक है। इस बगल में मैं सेकंड केस लिखता हूँ, ठीक है ना। आई बात ध्यान में, सेकंड केस यहाँ पे लिखता हूँ। सेकंड केस क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों नेगेटिव। इसका मतलब क्या कि x प्लस 2 का भी आंसर लेस दैन 0 आना चाहिए। एंड देखो मैं बीच में और नहीं लिख रहा, मैं एंड लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एंड ये x प्लस 6 का भी आंसर क्या आना चाहिए, लेस दैन 0 आना चाहिए, बस नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जो x है दैट मस्ट बी लेस दैन -2 एंड जो x है दैट मस्ट बी लेस दैन -6। में यहाँ पे देखो x के 2 वैल्यूज निकले और बीच में एंड आ गया, x के 2 वैल्यूज निकले बीच में एंड आ गया। इसका मतलब क्या है कि मुझे दोनों को पकड़ के एक सिंगल वैल्यू निकालना है, दोनों को पकड़ के एक सिंगल वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब
ऐसे केसेस में आप ये वैल्यूज कैसा बताओगे कि एग्जैक्टली कौन सा वैल्यूज लेना है, -2 भी आ गया, -6 भी आ गया, ठीक है ना, कौन सा वैल्यू लेना। तो कैसा भाई नंबर लाइन एक सिस्टम होता है, नंबर लाइन में अब क्या देखो, ये नेगेटिव साइन जा रहा है, x का वैल्यू ग्रेटर देन -2, यदि मैं यहाँ पे 0 ले रहा, इस साइड में क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। ये क्या बोला, x ग्रेटर देन -2 से बड़ा, इसका मतलब कौन सा, ये वाला, एज वेल एज x ग्रेटर देन -6, ग्रेटर देन -6 यानी ये, क्योंकि आप इधर इधर जाओगे तो ये इस केस में क्या होता है, आप और डिक्रीज हो रहे हो, -7, -8, ये कम कम वैल्यूज देते जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे -6 इज लेस देन -2, आई बात ध्यान में। इसका मतलब इसने क्या कहा कि -6 से बड़े, मीन्स इधर के पूरे वैल्यूज। यहाँ पे क्या कहा कि -2 से आगे वाले वैल्यूज। लेकिन यदि मैंने ये वाला लिया -2, तो उस केस में 1, 2, 3 ये वाले छूट जा रहे हैं। यदि मैंने -6 लिया तो ऑब्वियसली मेरे ये भी कवर हो रहे हैं, मेरे -2 वाले भी कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को पकड़ के मैं एक वैल्यू निकाल सकता, क्या कि x का वैल्यू ग्रेटर देन -6, फर्स्ट केस पकड़े। अब सेकंड केस का भी सेम है। सेकंड केस में देखो कि x का वैल्यू लेस देन -2 यानी, ठीक है ना, ये हो गया मेरा फर्स्ट वाले का। इधर में देखो, इधर में सपोज ये मेरा 0 है, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। x का वैल्यू लेस देन -2, x का वैल्यू -2 से कम यानी ये डायरेक्शन, एज वेल एज x का वैल्यू लेस देन -6 यानी ये फिर से ये इधर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, -6 से कम, इसका मतलब -7, -8 को कैरी कर रहा है। -2 का मतलब क्या, -3, -4, -5, -6 ये भी इसको कैरी कर रहा है। यदि मैंने ये -6 कंसिडर किया तो भाई इधर वाले टर्म मेरे छूट जाएंगे, मेरा इक्वेशन गलत हो सकता है उस केस में, ठीक है ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि मैंने -2 लिया तो -3, -4, -5 और -6 के भी वैल्यूज कवर हो रहे हैं। तो इसको पकड़ के मैं एक इक्वेशन निकाल सकता, क्या कि भाई x का वैल्यू इज लेस देन -2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज मिल गए, एक मिल गया x का वैल्यू ग्रेटर देन -6 यानी -6 से लेके बाकी के पूरे वैल्यूज, लेस देन -2 है क्या, -2 से लेके इधर के पूरे वैल्यूज। अब कौन से वैल्यूज, तो पूरा भाई इन्फिनिट तक। तो ये जो मेरा सीरीज निकल के आएगा, ये सीरीज निकल के आएगा x के लिए कहाँ से लेके कहाँ तक बोलो, ये बन जाएगा -6 से लेके इन्फिनिट तक पॉजिटिव वैल्यूज। ये लेस देन -6 यानी क्या, ये इधर जा रहा है, -इन्फिनिट तक जा रहा है, कि -इन्फिनिट से लेके -2 तक। ये मेरा रेंज बन गया, रेंज, ठीक है ना, रेंज एंड डोमेन जो होता है ना वो अलग से, ये बन गया मेरा रेंज, ठीक है। तो देखो ये जो मेरा फंक्शन है x के किस वैल्यूज के लिए पॉजिटिव रहेगा, मीन्स इंक्रीजिंग रहेगा, वो है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -6 एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x लेस देन -2, मीन्स -6 से -इन्फिनिट तक के सभी वैल्यूज के लिए आएगा ये पॉजिटिव, और इस साइड में -इन्फिनिट टू -नेगेटिव के लिए आंसर आएंगे इनके दोनों के नेगेटिव, ठीक है। ये दो केसेस के बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये हमारे x के वैल्यूज हो सकते हैं। आई बात ध्यान में, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्योंकि कंडीशनल क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए। दोनों में से एक किस तरीके से निकालते, इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू कैसे निकालते, मैंने आपको अच्छी से नंबर लाइन लेके एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है ना। ये आपको आगे में भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक में काम में आएगा, अच्छे से देखो इसको, ठीक है, फाइन। तो देखो यहाँ पे नया क्वेश्चन है फिर से, जहाँ पे f(x) दिया आपके पास कि 2x³ - 15x² - 144x + 7, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। फाइंड x सच दैट ये जो फंक्शन है ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तब देखो जैसे कि हमने प्रीवियस में कहा था कि कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन दिया है आपको, तो ऑब्वियस है वहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, गिवन इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। f(x) दिया है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, f' निकालूंगा, इसका आंसर रहेगा 6x² - 15 × 30x - 144 + 0 लग जाए, ओके। यहाँ से देखो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम यहाँ से शायद से ये 4 है, 3 कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, देखो 3 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा भाई 2x² - 10x - 12, ये ओके, ये बन के आ गया। यहाँ से फिर से ज़्यादा कि ऑब्वियसली 6 भी निकल सकता था, ठीक है ना, 6 भी निकल सकता है कॉमन, कुछ इशू नहीं है इसमें। 6 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 6 कॉमन निकल लिया, यहाँ पे x² बचा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 24, ओके। ये बन गया मेरे पास मेरा f'(x). अब क्या करना है नेक्स्ट हमें, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, ओके।
हाँ, अब हम क्या करेंगे, सबको मालूम है जो इक्वेशन है इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के वक्त देखो यहाँ पे दो बार माइनस साइन आ गया, तो हो सकता है हमारा जो क्वेश्चन दे उस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो, ठीक है ना, या तो माइनस साइन चेंज कर लेंगे। देखो 24 ऐसे दो नंबर्स के फैक्टर में से दो नंबर देखो कि या 24 का फैक्टर निकालो स्टेप पे, जिन दो नंबर का एडिशन आपका 5 होना चाहिए, ठीक है, या फिर सब्सट्रैक्शन एडिशन जो भी इसको 5 आना चाहिए। देखो क्या आता है, 8 3 जा, ठीक है ना, 8 और 3। अब देखो माइनस साइन आना चाहिए, तो ग्रेटर नंबर को हमारा माइनस साइन चाहिए, तो ये बन जाएगा 6 एज इट इज़ बाहर, ये बन जाएगा आपका x², ये बन जाएगा माइनस ऑफ, तो देखो 8x, ये बन जाएगा प्लस 3x, और ये बन जाएगा माइनस 24। ओके, सो इक्वल्स टू 6। अब इसके फैक्टर्स देखो, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, बचेगा x माइनस 8, यहाँ पे x माइनस 8 कॉमन, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा प्लस 3, फैक्टर्स निकल के आएंगे 6, ये बन जाएगा मेरा x प्लस 3, और ये बन जाएगा मेरा x माइनस 8। ओके, तो ये मेरा क्या बन गया, f डैश ऑफ x। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो, ठीक है ना, इससे अच्छा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखो उसने क्या कहा है हमें कि ये जो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन इसका मतलब क्या कि भाई f डैश ऑफ x का जो वैल्यू कैसा आना चाहिए, वो लेस देन 0 होना चाहिए। आई बात ध्यान में, कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अभी ये f डैश ऑफ x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, इसका मतलब क्या कि ये जो आपके पास इक्वेशन मिला है 6, और ये ब्रैकेट में निकला है आपके पास x प्लस 3, और आपके पास निकला है x माइनस 8, इनका जो वैल्यू कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। आई बात ध्यान में, इसमें ये 6 तो पॉजिटिव है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, जो भी चेंज होने वाले ये दो नंबर्स चेंज होने वाले। इसका मतलब इस फंक्शन का जो नेगेटिव का वैल्यू है वो कंप्लीटली क्या के ऊपर डिपेंड करेगा, इन दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए मैं भी 6 यहाँ से निकाल के 6 इधर लेके जाऊँ तो भी चलेगा। ये जो है x प्लस 3 और x माइनस 8, इनका वैल्यू कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 यानी कैसा, नेगेटिव। अब मुझे बताओ ये दो नंबर्स है, इन दो नंबर्स के बीच में प्रोडक्ट है, तो कोई भी दो नंबर के प्रोडक्ट का वैल्यू या साइन नेगेटिव कब आता है, जब इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो तो ही आंसर नेगेटिव आएगा। यदि दोनों के दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आना है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आना, जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लेस देन 0 चाहिए, इसका मतलब एक तो ये लेस देन 0 चाहिए या तो ये चाहिए। ओके, अब इसके भी दो केसेस निकलेंगे, तो कैसे दो केसेस निकलेंगे, देखो यहाँ पे इसके दो केसेस क्या हो सकते हैं। ये फर्स्ट केस हो सकता है दैट इज x प्लस 3 ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, एंड x माइनस 8 ये लेस देन 0 चाहिए। सेकंड क्या हो सकता है, एक तो x प्लस 3 हमारा लेस देन 0 चाहिए, और उस वक्त हमारा x प्लस 8 क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। आई बात ध्यान में, ये हमारे दो केसेस हो सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, हमारे दो केसेस ये आ सकते हैं। तो देखो अभी इन दो केसेस में हम किस तरीके से उसका आंसर सॉल्व करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस केस में किया था, ठीक है, दोनों आना चाहिए। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है कि भाई x का वैल्यू ग्रेटर देन -3 एंड x का वैल्यू लेस देन 8। आई बात ध्यान में, ठीक है, नंबर लाइन का हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि भाई x का वैल्यू लेस देन -3 एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन 8। ओके, दो वैल्यूज मिल गए x के। अभी इन दो वैल्यूज को मुझे क्या करना है, पकड़ के एक सिंगल वैल्यू देना है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं उसको नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करूँ, जैसे प्रीवियस नंबर लाइन पे किया था, ये भी नंबर लाइन पे करूँगा। x का वैल्यू ग्रेटर देन -3, सपोज ये मेरा 0 है, ये यहाँ पे कहीं पे मेरा -3 है, ठीक है ना, और मेरा 1 2 3 ये मेरा कहीं पे तो भी यहाँ पे 8 है। ओके, x का वैल्यू ग्रेटर देन -3 यानी क्या, -3 से बड़े, -2 -1 0 1 2 ये कैसे हो गए, -3 से बड़े हो गए, मीन्स इस साइड का वैल्यू। और इसने क्या कहा है कि x का वैल्यू लेस देन 8 यानी भाई ये वाला पैटर्न। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि मेरा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगा, -3 और 8 के बीच में लाया करेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे मेरा जो x का वैल्यू है वो रहेगा फ्रॉम -3 to 8, ये मेरा रेंज हो गया। यदि मेरा x का वैल्यू -3 या -8 के बीच में है, तो मेरा फर्स्ट केस आएगा, और मेरा ये जो इक्वेशन है f डैश ऑफ x है उसका वैल्यू कैसा रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। उसी तरीके से मैं मेरा सेकंड केस देखता हूँ। सेकंड केस में मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना दिया, ये मेरा 0 है, यहाँ पे कहीं पे मेरा -3 है, यहाँ पे कहीं पे मेरा 8 है। ओके, इसने क्या बोला है कि भाई x का वैल्यू लेस देन -3, x का वैल्यू लेस देन -3 यानी कौन, -4 -5 -6 सभी के सभी वैल्यू लेस देन -3 है। और x का वैल्यू ग्रेटर देन 8 यानी क्या कि भैया ये इस साइड, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आएंगे, क्या, एक वैल्यू निकल के आएगा फ्रॉम -∞ to -3 एंड
ये रहेगा 8 to इन्फिनिटी। ठीक है, इस केस में एक ही रेंज निकला हमारा, इस केस में हमारे दो रेंज निकलेंगे। आई बात ध्यान में, तभी जाके ये हमारा टर्म कैसा निकल के आने वाला है, ऐसा निकल के आएगा, नेगेटिव आएगा ये वाला टर्म। समझ गए हो, ये टर्म नेगेटिव तब आएगा जब इसका वैल्यू इस साइड में -3 के साथ और ये वाला वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखो और इसके दो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लो स्टेप। ठीक है, वीडियोस को देख लो और उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे दो चीज़ निकल गए, देयरफॉर f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x। ठीक है ना, क्या के लिए डिक्रीजिंग हुआ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कब पॉसिबल है, फॉर x ये -3 और -8 के बीच में हो तो। -3 रहेगा तो भाई 0, -2 रहेगा तो 1 रहेगा, इधर 8 पॉजिटिव तक जाएगा, उस समय भी ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस केस में। ठीक है, सेकंड केस में है, सेकंड केस में क्या निकला, ये जो x का वैल्यू है इस साइड में -∞ to -3 तक आएगा, -3 कैंसर, इधर नेगेटिव रहेगा, और इस केस में ये जो 8 है उससे आगे मीन्स 9, 10 इस केस में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो निकल के आ रही है, एक हो जाएगा -∞ to -3 एंड 8 to ∞। आई बात ध्यान में, तो ये हमारे x के वैल्यूज़ है जिसके लिए हमारा दिया हुआ फंक्शन f of x है, कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ठीक है, उसको देख लो अच्छी से एक बार और नोट डाउन कर लो। सो गाइस, यहाँ पे हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। ओके, हमें फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन का मिनिमा और गिवन फंक्शन का मैक्सिमा। ओके, इसका मतलब क्या है कि इस केस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको आपका एक फंक्शन दिया रहेगा f of x, उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद उसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे देखना है कि वो फंक्शन दिया हुआ उस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलने वाले वहाँ पे लोकल मिनिमा मिल रहा है या लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। मीन्स इसके वैल्यूज़ कब मिनिमा कहेंगे कब मैक्सिमा कहेंगे, यहाँ पे मैं जब एक्सप्लेन करूँगा आपको ये सब बातें एग्जैक्टली पता चलेगी। ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल सा एक फंक्शन लेके चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, जस्ट एग्जाम्पल ना, आपके पास कोई भी दिया हुआ फंक्शन है f of x, उसका आपको लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है। या इसका मतलब ये जो मेरा फंक्शन है किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा और किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो जो भी आपका गिवन रहेगा वो f of x आपका ऑलवेज गिवन रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के, या आपका गिवन, या आपका फर्स्ट स्टेप या आपका सेकंड स्टेप रहेगा जो है फंक्शन का डबल डिफरेंशिएट, सिंगल डिफरेंशिएट करना है। फिर से नेक्स्ट स्टेप करना है कि दिए हुए फंक्शन को आपको फिर से एक बार डबल डिफरेंशिएट करना है, या आपका थर्ड स्टेप है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या होता है, वो कंडीशन ये है कि आपका जो लोकल मिनिमा होता है वो आपका लोकल मिनिमा जो होता है उसका कंडीशन होता है कि भाई f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। ये नथिंग बट इंपॉर्टेंट कंडीशन है का टू फाइंड द लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरा गिवन फंक्शन एज इट इज, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, उसको डबल डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। आफ्टर दैट आपको कंडीशन लगाना है लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का। वो कंडीशन क्या है कि मेरा दिया फंक्शन f डैश ऑफ x वो 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या, जब आप दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ये जो f ऑफ x इक्वल टू 0 है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस आपके दो फैक्टर्स निकल के आने वाले कंफर्म में। सेकंड ऑर्डर का रहेगा तो ऑब्वियसली दो रहेंगे, थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो ऑब्वियसली 3 फैक्टर्स निकलेंगे, नथिंग बट x प्लस माइनस समथिंग और x प्लस माइनस समथिंग। आई बात ध्यान में, तो ये जो वैल्यूज़ है x प्लस माइनस समथिंग, x प्लस माइनस समथिंग, ये आपके नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। किसके लिए, आपको f डबल डैश ऑफ x के लिए यहाँ से आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेंगे। ये इक्वेशंस मिल गए, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आपको x के वैल्यूज मिल जाएंगे, x इक्वल टू समथिंग और x इक्वल टू समथिंग, x1 और x2 आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, ये दो पॉइंट मिल गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मीन्स x1 पे f डबल डैश ऑफ x कितना वैल्यू दे रहा है ये चेक करना है। ठीक है ना, अब रही बात दूसरी, यहाँ पे सेकंड बात क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो आपके फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सपोज मेरे पास सेकंड ऑर्डर का है और मेरे पास दो फैक्टर्स निकले, एक मेरा x1 सेकंड मेरा x2। अब देखना है कि ये जो x1 का वैल्यू है ये आपका पॉजिटिव आ रहा है या आपका नेगेटिव आ रहा है। यदि आपका कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आता है, x1 का वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है, ये कहलाएगा आपका मिनिमा पॉइंट। ध्यान में रखना, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
हमारे पास जनरलाइज में हमें मालूम है कि कोई भी टर्म पॉजिटिव यानी वो मैक्सिमा होता है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में मिनिमा मैक्सिमा डेरिवेटिव के लिए यदि कोई भी वैल्यू मीन्स फैक्टर आपका x का यदि पॉजिटिव आ रहा है, सो दैट इज यूर द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो क्या है आपका, दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके। और यदि आपके कोई x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। ये हो गया आपका मिनिमा का पॉइंट, ये हो गया आपका मैक्सिमा का पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो x1 और x2 में जो वैल्यूज निकले वो वैल्यूज हमें हमारे f डबल डैश ऑफ x में पुट करके उसको सॉल्व करना है। f डबल डैश ऑफ x था, यदि मैं x1 पुट करा तो ये भैया x1 बन जाएगा, और देखना है कि मुझे यहाँ पे कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका जो निकल के आएगा वो बन जाएगा आपका जो मिनिमम है, तो ये बन जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। ये क्या बन जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। उसी तरीके से आपको फिर से मेरे f डबल डैश ऑफ x में सेकंड x का वैल्यू डालना है, और इसका जो भी आंसर निकल के आएगा दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू, ओके। और पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सबको मालूम है, ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट मिल गए, लेकिन इस पॉइंट पे वैल्यू कितना निकल रहा है, मिनिमा है लेकिन कितना वैल्यू है, तो आपको ये जो x1 और x2 के वैल्यूज है वो आपको f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज निकलेंगे दैट विल बी योर वैल्यू फॉर मिनिमा एट दिस गिवन पॉइंट, एंड दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ मैक्सिमा फॉर द गिवन पॉइंट, ठीक है। ये आपका एक मैंने बेसिक में आपको जैसे बता दिया रफली, ठीक है, ये फ्लो चार्ट टाइप। अभी हम इसमें जब क्वेश्चंस लेंगे तो आपको और कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी एक बार इसको नोट कर लो, हम अभी क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो ये आपका एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करना है दिए हुए फंक्शन का, ठीक है ना। और इसके दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड देयर वैल्यू, ये तो हमें चार चीज़ें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व कैसा करेंगे देख लो। यहाँ पे मैंने आपको जो बेसिक बताया था उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले एक गिवन में आपको एज इट इज़ लिख लेना है, क्या जो भी फंक्शन होगा आपका एफ ऑफ एक्स उसको एज इट इज़ स्पेसिफाई कर लो और उसको इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर लो, ओके। इक्वेशन नंबर 1, ओके। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, ध्यान है आपको, ये जो गिवन फंक्शन है उसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, इसका क्या बन जाएगा बोलो, 9x² बन जाएगा, ये बन जाएगा 18x, ये बन जाएगा 27, उधर का 0। मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, अभी डायरेक्टली किया है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व नहीं किया, समय डिफरेंस रूल लगाया यहाँ पे और उसको सॉल्व किया। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इस फंक्शन को इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, इसको फिर से हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। आपकी मर्जी, आप क्या कर सकते हैं, कोई के बंदे क्या करते हैं कि भाई इस यहीं पे डायरेक्टली वो रूल लगा देते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम मैक्सिमम वाला रूल लगा देते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस का, जहाँ पे हमें एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 और यहीं पे फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एट अ टाइम एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, आपकी जैसी मर्जी। अब इसको जब फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या बन जाएगा, 9 2 18x माइनस इसका 18 और फिर से ये 0, ये बन गया भाई मेरा इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब मैं लगाऊंगा कंडीशन एक्सट्रीमिटीज़ क्यू। कंडीशंस क्या कहता है, कंडीशन ये कहता है कि भाई मेरा एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे मेरा एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 9x² माइनस 18x माइनस 27 इक्वल्स टू 0, ये डाल दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 डालने के बाद मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, फैक्टर्स निकालने के बहुत सारे तरीके में, यहाँ से स्टेट में 9 कॉमन ले लेता, ये मेरे पास x², ये मेरे पास 2x, ये मेरे पास 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसके फैक्टर्स निकालना है, ठीक है ना। तो देखो 3 के फैक्टर्स निकालो जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा -3 और एक +1 आएगा, तो ये बन जाएगा मेरा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे +x लिखो और यहाँ पे -3x लिखो, कॉमन निकालने में अच्छा रहेगा, समझे। मल्टीप्लाई करो -3x इंटू एक्स माइनस ऑफ 3x², उनको सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, -3x प्लस x माइनस 2x, ठीक है। ये मेरे फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से x कॉमन बचा, क्या है यहाँ पे x+1, ये एज इट इज़ लिखूँगा x+1, यहाँ पे -3 इक्वल्स टू 0, ये x -3। अब ये फैक्टर्स निकालने वाला जो पैटर्न है ये आपने अपने बचपन में बेसिक क्लासेस में बोलो या लोअर क्लासेस में पूरा पढ़ा है, तो अभी यहाँ पे दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अभी हमारा मेन मोटो है कि भाई हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के आंसर्स किस तरीके से निकाल दें, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास x के 2 वैल्यूज निकल गए, या x के 2 फैक्टर्स निकल गए। क्या, एक निकला मेरा x इक्वल्स टू 3 और दूसरा निकला मेरा x इक्वल्स टू -1। देख लो किस तरीके से मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, ओके।
ठीक है, बड़ा सिंपल। यहाँ पे मुझे x के दो वैल्यूज निकले, एक ये और एक ये। अब इसको मैं स्मॉल 1 और स्मॉल 2 दे दिया। इस केस में देखो x का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरा हो गया पॉइंट ऑफ पॉजिटिव करके उल्टा मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये कैसा x का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, मुझे 2 पॉइंट मिल गए, आधा काम हो गया। अब मेरा और आधा काम बचा। आधा काम क्या बचा है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा पे मुझे वैल्यू कितना मिल रहा है वो चेक करना है, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे मुझे वैल्यू कितना मिल रहा है वो चेक करना है। और वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे जो x की दो वैल्यूज़ है वो कहाँ पे पुट करते हैं, वो हम पुट करते हैं हमारे f डबल डैश ऑफ x में। ओके, तो भाई बस उठा के पुट कर दूंगा। देयरफॉर यूजिंग स्मॉल 1 एंड स्मॉल 2 इक्वेशन नंबर 3 बिकम, स्टेटमेंट डाल सकते हो या फिर अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। देयरफॉर f डबल डैश ऑफ 3 इक्वल टू, ये बन जाएगा भाई 18 इंटू 3 माइनस 18। ओके, अब उसको मैं सॉल्व करो, 8 से कितना होता है, ये बन गया। ठीक है, 54 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स बन गया 14 8। ठीक है ना, हाँ 26 और उधर का बन जाएगा 3। फाइन। ठीक है, ये हो गया मेरा पॉइंट कैसा था, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा था, तो वैल्यू कैसा है, मिनिमम वैल्यू है। ओके, सिमिलरली मुझे क्या करना है, एफ डबल डैश ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन है, -1, वो सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये देखो क्या बन जाएगा, 18 इंटू -1 माइनस 18। ठीक है, तो 18 इंटू -1 कितना बन जाएगा यहाँ पे, -18, और ये कितना बन जाएगा, -18। कितना हो गया इसका टोटल आंसर बोलो, 18 टू 36। ओके, तो ये बन गया आपका -36। ठीक है, तो ये आपका बन गया नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, थोड़ा सा उल्टा है, जहाँ पे पॉजिटिव आ गया वो आपका मिनिमा हो गया, और जहाँ पे आपका नेगेटिव आ गया वो आपका क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, और वो उनके वैल्यूज हो गए। थोड़ा सा ध्यान से देख लो वहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है।